Now, continuing the topic in the first chapter as introduction of the subject social science. तो इसमें ये जो आपको हेडिंग दिख रही है, इट इज अबाउट सोशल साइंस एज a स्टडी ऑफ डिसिप्लिन्स। यहाँ पर ऑब्वियसली ह्यूमन सोसाइटी इज कॉम्प्लेक्स। आप अपने आसपास ही देखिए, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। भले ही आपके घर के पास कोई आप ही की जैसा लैंग्वेज बोलने वाला है, लेकिन उनके कुछ रूटीन, उनकी कुछ बातें इंटायरली डिफरेंट। तो ह्यूमन सोसाइटी पूरी दुनिया में अगर हम देखते हैं तो ऑफ कोर्स इट इज हाईली कॉम्प्लेक्स। नो सिंगल फील्ड ऑफ स्टडी कैन फुली एक्सप्लेन इट। अब कहीं ड्राउट या सूखा पड़ जाता है, कहीं पानी नहीं बरसा है ज़्यादा, या पानी की कमी है, तो सबसे पहले ये ड्राउट किसको अफेक्ट करेगा? एनवायरनमेंट, खेती बर्बाद होगी। इससे जो फार्मर या किसानों की कमाई है वो खराब होगी। कहते हैं इंडिया में रेन फेड एग्रीकल्चर है, तो मानसून पे ही बेस्ड हमारी खेती होती है। तो अगर बारिश अच्छी होती है, मानसून अच्छा होता है, तो इकोनॉमी भी अच्छी होती है, क्योंकि किसान की कमाई अच्छी होगी तो फिर वो मार्केट में सोना और दूसरी चीज़ें भी लेते हैं। तो पहले जो ये सूखा पड़ा ड्रॉट, इसने ड्राउट ने जो है फसल बर्बाद की, किसान की कमाई खराब की। गवर्नमेंट ने फिर डिसाइड किया कि पॉलिटिक्स की हेल्प से पॉलिटिकल मेजर्स लिए, रिलीफ मेजर्स, मुआवजा एंड अदर थिंग्स। अब जिस किसान की काफ़ी ज़्यादा फसल बर्बाद हो गई, उस पर बहुत कर्जा हो गया, तो अब वो माइग्रेशन करेगा, वो बेचारा शहर आएगा, बिकॉज उसको कर्जा तो देना ही है, जो विशियस साइकिल ऑफ डेब्ट है गाँव में। तो माइग्रेशन बढ़ेगा सिटीज में, सोसाइटी पे इसका असर पड़ेगा। कोई आकर रिक्शा चलाएगा, कोई मजदूरी करेगा, इस तरह से। तो ट्रेडिशनल वेज ऑफ कोपिंग विद स्कैरसिटी, तो ये सोसाइटी पे असर क्या हुआ, एनवायरनमेंट पे, पॉलिटिकल पार्ट क्या रहा सिनारियो। और यहाँ पर जो कल्चर कोपिंग विद स्कैरसिटी है, वो शहर आया गरीब आदमी और ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो किस तरह से वो मैनेज करेगा अपनी इनकम की हेल्प से, जो थोड़ी बहुत कमाई कर रहा है, और किस तरह से वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करेगा, और वो नई चीज़ें सीखेगा, नए स्किल सीखेगा, या उतने में ही वो सरवाइव करने की कोशिश करेगा। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें सोसाइटी को, तो सिंगल सब्जेक्ट नहीं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड डिसिप्लिन्स। तो आपको अब तक आइडिया लग गया होगा कि 9th-10th में जो ये पूरा एक ब्रॉड आपका आइडिया है ऑफ सोशल साइंस। यहाँ पर आपको चार बेसिक चीज़ें डिटेल में पढ़नी होती हैं: ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। अब देखिए, इकोनॉमिक्स अभी तक आपने सिविक्स पढ़ी थी क्लास ईयर तक, लेकिन अब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे और इकोनॉमिक्स इन डिटेल। तो कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी इससे आपको पता लगेगी। एंड सोशियोलॉजी, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, तो वो ब्रॉडर सोशल साइंस फैमिली से आते हैं। और अगर आप ह्यूमैनिटीज लेते हैं क्लास 11th एंड 12th में, आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, तो ये आप ये सब चीज़ें भी पढ़ेंगे। एंड ये जो फील्ड्स हैं, जैसे आपका साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी, एक्सप्लोर सोशल रिलेशनशिप, एथिकल रीजनिंग एंड ह्यूमन बिहेवियर। तो ये जो सामाजिक ताना-बाना या रिश्ते हैं, और एथिकल रीजनिंग के क्या सही क्या गलत है, मॉरल्स और एथिक्स के अकॉर्डिंग, ह्यूमन बिहेवियर इन ग्रेटर डेप्थ, जो साइकोलॉजी हम देखते हैं, फर्दर डेवलप्ड इन हायर ग्रेड्स। तो ज्योग्राफी स्टडीज द अर्थ, ये सिर्फ इतनी सी लाइन हम नहीं कह सकते, बट एनवायरनमेंट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड द सराउंडिंग्स। तो अभी मैं आपको इसको समझाऊंगा कि ज्योग्राफी आज जो हम स्टडी करते हैं, ये कई सौ सालों के जो लोगों की मेहनत है, ट्रैवलर्स और कार्टोग्राफर जो मैप्स बनाते थे, उनकी मेहनत का रिजल्ट है। आज हमारे पास टूल्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, बट उससे पहले जो इंफॉर्मेशन हमारे पास होती थी, वो किस तरह से एंशियंट टाइम्स में लोग उसको यूज़ करते थे। हिस्ट्री examines the human past and helps understand how societies change over time. Political science analyzes system of governance, power, and the rights and responsibility of citizens. तो एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ सिविक्स आप कह सकते हैं इसको। एंड इकोनॉमिक्स जो आप पढ़ेंगे, तो हाउ सोसाइटीज प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट एंड यूटिलाइज रिसोर्सेज टू मीट देयर नीड्स। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स आप देखेंगे, होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी की आपको समझ में आएगी किस तरह से।
अब जैसे ज्योग्राफी है, लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेसेस, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स, मटेरियल्स एंड पीपल एज वेल एज द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन सोसाइटीज एंड सराउंडिंग्स। आज हमें पता है दुनिया में कितने देश हैं और किस तरह के लोग वहाँ रहते हैं, कौन सी लैंग्वेज, एवरीथिंग एक क्लिक पर आपके सामने सारी जानकारी आ जाती है। एवरीथिंग अबाउट कंट्री, इंक्लूडिंग उसका नेशनल एंथम क्या है, उसका सिंबल क्या है, उसकी टोपोग्राफी या उसकी जो बॉर्डर के अंदर क्या क्या जोग्राफिकल फीचर्स हैं। तो अर्थ का सरफेस जो है, फिजिकल फीचर्स एंड ह्यूमन कम्युनिटीज एंड हाउ पीपल इंटरेक्ट विद द नेचुरल एनवायरनमेंट और हाउ प्लेसेस इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ। तो अब आपने देखा होगा जो लोग रेगिस्तान में रहते हैं, फॉर एग्जांपल थार डेजर्ट है, या इधर अगर आप जाते हैं बेदोइंस जो नॉर्थ अफ्रीका में, तो किस तरह से उनकी लाइफ वो लोग सरवाइव करते हैं ऐसी कंडीशंस में। या उधर आप जाएं पोलर रीजन्स में जो इनोइट्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें ज्योग्राफी के अंदर आती हैं। अब देखिए मैं एक चीज़ आपसे शेयर करूंगा। अभी अगर हम देखते हैं तो मैप के ऊपर हम किसी जगह को कैसे लोकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम क्लूज, तो उसको अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो आई एम जस्ट शेयरिंग सम एक्स्ट्रा स्टफ दैट हाउ टू लोकेट अ प्लेस। ज्योग्राफी में हम यूज करते हैं यूजिंग लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड्स। तो हमारे पास अगर डेटा है 20 डिग्री नॉर्थ एंड 80 डिग्री ईस्ट, तो हम किस तरह से इसको लोकेट करते हैं। तो ये देखिए आपका ये जो ब्लू लाइन है ये इक्वेटर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और प्राइम मेरिडियन दैट इज 0 डिग्री, एंड देन वी हैव लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड्स एवरी 30 डिग्री। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो लाइंस हैं इस तरह की लेटी हुई लैटिट्यूड्स, तो ये जो है 30 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ, ये 0 डिग्री, और ये 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ। अब 20 डिग्री नॉर्थ हमें लोकेट करना है, तो ये 0 ये आएगा यहाँ पर 20, तो यहाँ से डॉटेड लाइन को लेकर गए नॉर्थ, एंड 80 डिग्री ईस्ट, ठीक है, अभी 80 60 है तो ये 80 डिग्री ईस्ट इसको लाए। तो जहाँ पर एक दूसरे को ये ज्वाइन करेंगी वो प्लेस उसकी लोकेशन होगी। तो ये कोऑर्डिनेट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी जगह को लोकेट करने में। स्पेशली कहीं आपको एग्जैक्टली पहुंचना है तो गूगल मैप्स में भी कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं। आप उसका अगर गूगल मैप खोलेंगे तो आपको अपनी लोकेशन का कोऑर्डिनेट पता लग जाएगा। तो यहाँ पर ज्योग्राफी का एक ही एप्लीकेशन आता है, और मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी समझनी है तो आपके पास एक एटलस अपना होना चाहिए। ग्लोब भी ऑप्शन है बट एटलस ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। उसमें बहुत ज़्यादा और भी डिटेल होती है। ग्लोब में आपको वर्ल्ड मैप मिलता है, बट एज कम्पेयर टू ग्लोब एक गुड एटलस आपके पास अगर होगा तो बहुत आधा काम आपका हो जाता है टू रिमेम्बर द लोकेशंस इन केस ऑफ मार्किंग द मैप्स। तो आप सबको ये बात याद रखनी चाहिए कि नाइन्थ में कुछ चीज़ें चैलेंजिंग हैं। मैं पहले भी बोलता था क्लास 8 के स्टूडेंट्स को कि आप जैसे ही नाइन्थ में घुसते हैं तो द जोन एंड द टोटल टेम्परामेंट इज गोइंग टू चेंज। तो आपको डिटेल में जाने का ये रूल फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ शॉर्टकट्स नहीं चलेंगे। और आप देखिएगा नाइन्थ इज मोर डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू टेंथ। अब आप जब टेंथ में जाएंगे आगे, ऑफ कोर्स कुछ महीनों की बात है, देन यू विल नो जो मैंने कहा था वो सही था। तो इसलिए थोड़ा इस पर थोड़ा टेढ़ा लगेगा, बट यू हैव टू वर्क ऑन इट। और सब कुछ पॉसिबल है अगर आप करेंगे प्रैक्टिस और रीडिंग। तो ऐसा कोई हवा मत बनाइए किसी भी सब्जेक्ट को। कोई सभी सब्जेक्ट कोई ऐसा कोई दानव नहीं जो आपको खा जाएगा। वर्क ऑन इट। अभी मैं कल देख रहा था तो आईआईटी चेन्नई के जो डायरेक्टर हैं, कभी उनके केमिस्ट्री में 1 नंबर आया था, सिर्फ 1। आप कभी सर्च कीजिएगा इसको, और आज वो डायरेक्टर आए, बताइए। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एक अगर प्रॉब्लम है तो आप उसको दूर कीजिए, और एक नाकामयाबी या असफलता आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं करती है। लाइफ इज सपोज टू बी लिव लाइफ किंग साइज। चलो एनीवे वापस आते हैं। ज्योग्राफी सीक्स टू अंडरस्टैंड वेयर थिंग्स आर लोकेटेड। कहाँ जो मैंने बताया था मैप्स जो होते हैं, कार्टोग्राफिस्ट या कार्टोग्राफी, तो वाई दे आर फाउंड देयर एंड हाउ प्लेसेस नियर और डिस्टेंस अफेक्ट वन अनदर ओवर टाइम। तो अपने आसपास ही आप देखिए, आप अगर फॉर एग्जांपल दिल्ली में हैं तो आपको लगता है कि अरे शिमला या जो है हिमाचल प्रदेश के कुछ और जो शहर हैं, हिल स्टेशन हैं या नैनीताल, उनमें और हमारे लोकेशन में कितना डिफरेंस है।
तो ऐसा नहीं है, वहाँ भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। जब बर्फ़ पड़ती है, स्नोफॉल होता है, तो वहाँ भी लाइफ बिल्कुल रुक सी जाती है, बहुत उनको प्रॉब्लम भी आती हैं। तो हर जगह का अपना-अपना एक मामला होता है। तो ज्योग्राफी में जो हम देखते हैं, वर्ल्ड इज़ अ सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंसी एंड होलिस्टिक अप्रोच हम यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं बाय इंटीग्रेटिंग स्पेशियल पर्सपेक्टिव, लोकेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस विद टेम्पोरल पर्सपेक्टिव चेंज ओवर टाइम। तो दुनिया में सब देश एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं। आपने देखा अभी क्रूड ऑयल का इशू आया था, तो इसीलिए अदरवाइज अगर क्रूड ऑयल का इशू नहीं होता तो ये जो वॉर है ये बहुत लंबी होती और बहुत ज़्यादा इसमें बर्बादी होती। क्रूड ऑयल का इशू ऐसा था कि दैट उसने थोड़ा इस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल में रखा। एंड अभी ये चीज़ इस तरह से हम कह सकते हैं कि ज्योग्राफी हमको हेल्प करती है कि किस तरह से हम अ, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, वहाँ क्या मिलता है, उसके क्या रिसोर्सेज हैं, ठीक है। ड्राइंग ऑन बोथ नेचुरल साइंसेज लाइक एंड सोशल साइंसेज। So, geography help answer questions that why India has historically been a hub of global interaction and how the Indian peninsula's long coastline facilitate contact with Africa, Europe and Southeast Asia। अब देखिए यहाँ पेनिनसुला की बात आई, आपको पता है कि जो लोअर पार्ट है हमारे कंट्री का, तो ये वन टू थ्री थ्री साइड से ओशन से घिरा हुआ है, समुद्र से, सागर से। तो यहाँ ट्रेड रूट और बहुत पहले टाइम से जो ये एक वास्को डी गामा का अराइवल हुआ कालीकट और दूसरे उसमें, तो ये ट्रेड रूट का हमें बेनिफिट मिला, ठीक है, बीइंग अ पेनिनसुला। तो वेरियस टूल्स टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट एंड इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चन दिमाग में आते हैं कि भाई यूरोप के जो ट्रेडर्स थे वो हमारे मसालों के क्यों दीवाने थे, तो उनको ये सी रूट से ही वो आए। सिल्क रूट का उधर का पोर्शन अगर आप देखें, जो सिल्क रूट माना जाता है, इसी तरह से बहुत सारे ऐसे रूट्स थे। तो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम हम देखते हैं मैप्स, ग्लोब्स, एटलसेस, infographics and various other instruments. So these tools always enhance the understanding of the subject। यहाँ पर ये देखिए इन दिस केस आप लोकेशन, अब तो भुवन पोर्टल कुछ भी बहुत से हैं, अभी सेंसस हुई थी उसमें भी डिजिटल सेंसस में लोकेशन आराम से दिख रही थी। तो ये एक अच्छा टूल है, एक अच्छा, ये जैसे कह रहे हैं एनसीईआरटी बुक है, ऑफ कोर्स शानदार ही कंटेंट है। तो स्कूल भुवन पोर्टल, तो योर ओन विलेज सिटी एंड इस तरह से ये भुवन पोर्टल है, आप कभी टाइम मिले तो इसको एक्सेस कीजिएगा। देन इसके बाद हम आते हैं द कंटेंट। तो अब 2 साल के लिए आप इस ज्योग्राफी वाले पार्ट में बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखेंगे। कुछ आपने एर्थ में भी सीखी थी, जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स या अर्थक्वेक और जो भी चीज़ें हैं। तो इन्होंने यही बताया है कि अर्थ सरफेस एंड देन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट लैंड फॉर्म्स। पहले आपको आइडिया अगर है तो सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में एक ही ज़मीन का टुकड़ा थे, इसको पैंजिया बोलते थे, बाद में सब अलग-अलग हो गए, आज भी शिफ्टिंग चल रही है। तो एटमॉस्फेयर, देन क्लाइमेट, ओशंस, मेजर बायोम्स, जो जहाँ पर हम देख सकते हैं बायोडायवर्सिटी एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड एंड जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी, लाइफ इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो ये सब चीज़ें आप स्टडी करेंगे, जोग्राफिकल, सोशियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, सेलेक्टेड इशूज एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ जोग्राफिकल नॉलेज। जैसे मैंने बताया था, कई सौ साल पहले लोग पैदल ही आते थे और ट्रैवलर्स और ये ट्रेडर्स, उनसे ही धीरे-धीरे लोगों को जानकारी मिली। एंड विदाउट एनी जीपीएस, सिर्फ उनके पास एक कंपास होता था सिंपल सा, किस तरह से वो लंबे-लंबे समुद्री रास्ते तय करते थे। तो इसको आप स्टडी करेंगे। सो यहाँ एक बार फिर मैं बता दूँ, बायोम का मतलब होता है कि किसी फॉरेस्ट एरिया में वहाँ की लाइफ कैसी है, प्लांट्स, एनिमल्स, या जहाँ अंटार्कटिका, टुंड्रा की हम बात करते हैं, ये सब अलग-अलग जो प्लेसेस हैं। जियो स्पेशियल में जो लैटिट्यूड्स, लॉन्जिट्यूड्स, इस तरह के जो टूल्स होते हैं, उन सबको आप स्टडी करेंगे। हिस्ट्री, स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट, कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो पुराने एक्सपीरियंसेस थे लोगों के, उससे लोगों को सीखना, वैल्यूज एंड अदर थिंग्स जो बदलते समय के साथ लोगों ने सीखी अपने पूर्वजों से, अपने एंसेस्टर से। तो बहुत सारी तरीके हैं, इंटरप्रेट द पास्ट एंड ट्रांसमिट कल्चरल वैल्यूज फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। तो इस इतिहास पुराण ट्रेडिशन, तो भारत में, हमारे देश में तो इतिहास पुराण का ही मेन सोर्स है। एंड हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन जो भी हमको मिलती है, बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं, जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं या पेड़ों की छाल पे लोग लिखते थे,
तो इससे हमको जो भी जानकारी मिली पुराने बर्तनों और चीज़ों से, कल्चरल मीनिंग एंड इवेंट्स एंड पीपल, सो इट reinforces enduring ideals and values, offering a sense of identity and purpose। तो जो भी हिस्ट्री की जानकारी है हमें इस तरह से एविडेंसेस जो मिलते हैं अक्रॉस कल्चर्स, डिफरेंट हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, इसमें हम, जैसे ये पहला एविडेंस है एम्पिरिकल एविडेंस, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन इंफॉर्मेशन, जियोलॉजिकल रिकॉर्ड, ठीक है। और जैसे ये है जेनियोलॉजिकल रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट्स और सोर्सेज दैट ट्रेस फैमिली लाइनेज और lineage and ancestry recording relation between generation documents such as births, marriages and death। तो अब तो नहीं है फैमिली ट्री, बट रॉयल फैमिलीज का फैमिली ट्री हमें पता है कि सबसे पहला राजा उसका कौन सा था, उसके बाद उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा। बहुत ही कम ऐसी फैमिलीज होंगी जिन्होंने अपने जो फैमिली ट्री है उसको बहुत संभाल के रखा होगा कि हमारे लकड़ दादा या उनके भी दादा का नाम क्या था। तो ये थोड़ा इस तरह का रिकॉर्ड हर कोई हर फैमिली में नहीं हो सकता है, बट जब हम देखते हैं कि अक्रॉस कल्चर्स हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस हैव यूटिलाइज्ड डिफरेंट मेथड। तो जैसे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता होनी चाहिए कि आलू और ये मिर्च या छेना मिठाई ये पोर्तुगीज ने इंट्रोड्यूस की थी इंडिया में। तो इसी तरह से जो कंसेप्ट आया जलेबी का या समोसे का, ये पर्शिया से आया था, सम्बुश का, एंड वो जलेबी जैसी जो अब आज इंजॉय करते हैं। तो ये ट्रेडिशंस इंटरेक्शन से ही हुए। सम ट्रेडिशंस एम्फेसाइज मॉरल एंड फिलोसफिकल इंसाइट। तो कुछ ऐसे आए जैसे ट्रैवलर पुराने टाइम में आए, ह्वेनसांग फाहियान, उन्होंने सब चीज़ें डॉक्यूमेंट की। अदर्स ऑफर डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन एंड जो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी है, ठीक है, हम कह सकते हैं हिस्टोरियोग्राफी बाय कंट्रास्ट रिलीज ऑन एम्पेरिकल एविडेंसेस बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो टर्म साइड में दी हुई है, एनसीईआरटी बुक शानदार बुक है हर सब्जेक्ट की। तो ये थोड़ी देर में आई, कुछ इश्यूज थे, बट लकली वी हैव, एंड एनसीईआरटी ने बहुत बढ़िया काम किया हुआ है कि सब बुक्स उन्होंने ऑनलाइन अपने डाल दी हैं, तो आप डाउनलोड कीजिए और उसको भी स्टडी कर सकते हैं जो बच्चे अभी तक बुक परचेज नहीं कर पाए जब तक, फॉर द टाइम भी। एंड टीचर्स भी ये मेथड कर सकते हैं, पेन ड्राइव में लेकर, अगर स्मार्ट बोर्ड है तो उसमें पढ़ा सकते हैं शेयर करके, कम से कम नोट्स तो बन जाएंगे बढ़िया। तो टूल्स जैसे ह्यूमन जेनेटिक्स, तो हमारे जीन्स किस रेस या किस नस्ल से हम मिलते हैं, जैसे जो जीन्स हैं यूरोपियंस के वो अलग होंगे फ्रॉम द जेनेटिक्स ऑफ एशियंस। इसी तरह से जो चाइना में हैं वो आप देखिए उनके फीचर्स, तो वो जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, उनके डीएनए पे। देन कार्बन 14 डेटिंग, कि किसी चीज़ में कितना कार्बन 14 बचा है, इसका एक मेथड होता है कि उसकी एज कितनी है। पुराने जो फॉसिल्स या हमें बर्तन एक्सेट्रा मिलते हैं, तो हम थोड़ी थे उस टाइम जब इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, लेकिन हमने ये मेथड्स कार्बन 14 डेटिंग, उसका जो हाफ लाइफ है वो एक मेथड होता है, तो उससे हमें पता करा। आर्कियोलॉजी एंड अदर साइंटिफिक मेथड्स टू एस्टैब्लिश टाइमलाइंस एंड अंडरस्टैंड द पास्ट। हिस्ट्री राइटिंग जो होती है, ड्रॉज ऑन अ वाइड रेंज ऑन सोर्सेज, तो इसमें आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी ट्रेडिशन सच एज ट्रैवलॉग, देखिए ट्रैवलॉग आ रहा है वो, जैसे अपनासी निकेतन आया था विजयनगर एम्पायर में, या पोर्तुगीज ट्रैवलर भी आए थे बहुत सारे, तो अलग अलग देशों से आए थे। थॉमस रो या थॉमस रो आए थे और उन्होंने परमिशन ली थी बिजनेस करने की, विच लेट ईस्ट इंडिया कंपनी टू एंटर इन द कंट्री। तो ट्रैवलॉग जो अपनी उन्होंने बातें लिखी, मार्को पोलो, ये सब इब्न बतूता। देन कॉरेस्पॉन्डेंस, जो चिट्ठी पत्री होती थी उस टाइम, और ये जो रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, जेनियोलॉजिकल रिकॉर्ड दैट फैमिली लिनिएज एंड एंसेस्ट्री। तो इससे हमें पता लगता है राजा ए, उसका बेटा बी, सी, डी एंड सो ऑन। तो फोकलोर एंड ओरल ट्रेडिशंस, तो जो किस्से कहानियाँ हैं गाँवों में, आला उदल, ये सब ओरल ट्रेडिशंस, ये सब बातें। एंड रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स, पुराने जो रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स हैं, आज भी अगर आप जाएं तो पता करें, अगर आपके फादर इसमें रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में है या किसी ऐसे ऑफिस में है, तो पुराने 100 साल पुराने रिकॉर्ड्स भी, उससे भी ज़्यादा पुराने रिकॉर्ड्स हैं म्यूजियम्स में भी। एंड मटेरियल रिमेन्स यूज्ड टू स्टडी द पास्ट नोन एज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो मोनूमेंट्स हैं पुराने जो हैं, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स, ये सब एक्सकेवेटेड साइट्स। अभी देखिए मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत कहाँ कैसे हुई? इंटरेस्टिंगली रेल की पटरी बिछाई जा रही थी, तो वहाँ ब्रिटिश इंजीनियर को कुछ ईंटें मिली,
अब वो क्योंकि वेल एजुकेटेड थे तो उनको समझ में आ गया कि हाँ कोई ना कुछ मिस्टीरियस थिंग है। तो जब धीरे धीरे उसको खुदाई करी गई, एक्सकवेशन किया गया, तब पता लगा कि अरे ये तो इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आर्टिफैक्ट्स, बर्तन एटसेट्रा, ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो भी हैं, तो इनसे हमें पता चलता है। ठीक है, एनालिसिस में हम साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड लैब टेस्टिंग भी करते हैं, जैसे अभी देखा आपने C14 कार्बन डेटिंग। ठीक है, इससे हमें पता लग जाता है कि इस ऑब्जेक्ट की या इस सिविलाइजेशन की कितनी एज है। तो ह्यूमन हिस्ट्री, ट्रेस मेजर डेवलपमेंट। ठीक है, in India from the beginning of civilization to the present day. Key landmarks in the world like Greco-Roman world, the Reformation, the Renaissance and Enlightenment, and the Industrial Revolution. You will examine the colonial rule और colonialism. आपको पता होना चाहिए, शायद आपको पता हो कि सिर्फ ईस्ट ब्रिटिशर्स ही नहीं आए थे, पुर्तगीज, फ्रेंच, डच एंड ये डैनिश, डेनमार्क, ये सब लोग आए थे। लेकिन क्योंकि ब्रिटिशर्स ने मक्कारी ज़्यादा की और उनके पास स्ट्रॉन्ग नेवी थी और बाकी और चीज़ें थी, तो ये थोड़ा 200 साल से ज़्यादा रुके रहे। और एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स अक्रॉस द वर्ल्ड, जो सिविल वॉर हुई थी अमेरिका में और हमारे यहाँ भी जो आज़ादी की लड़ाई। तो हिस्ट्रीज ऑफ डाइवर्स पीपल्स, कल्चर्स एंड इवेंट्स दैट हैव शेप्ड द प्रेजेंट। तो ये लिटरेरी सोर्सेज देखिए, शानदार, बिल्कुल वाकई में शानदार, अभी तक संभाल के रखा है। दैट इज सामवेद मैन्युस्क्रिप्ट, नेशनल म्यूजियम दिल्ली। मेरे हिसाब से आप किसी भी सेंटर पे जाते हैं, साइंटिफिक सेंटर पे, ये अगर आप म्यूजियम पे आप टूर करते हैं तो या बड़ा ही एक्साइटिंग, ऑलमोस्ट गूज बम्स, जो पुरानी चीज़ें आप देखते हैं कि ये लोग इस तरह से मेथड यूज़ करते थे टू मेंटेन द रिकॉर्ड। देन ये आप देखिए ट्रेडिशनल पाम लीफ। तो ये पाम की पत्ती पे, ये पाम लीफ पे जो है तिरुक्कुरल, तमिल टेक्स्ट ऑफ एथिकल विजडम, संस्कृत तमिल दोनों को मानते हैं, काफ़ी एंशियंट लैंग्वेजेस हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ये देखिए आप, टेराकोटा फिगराइन फ्रॉम सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, सिंधु और सरस्वती नदी के बारे में ये सिविलाइजेशन थी। और ये स्कल्पचर ऑफ विष्णु फ्रॉम द 12th century CE। तो ये हमारी बड़ी हेल्प करते हैं। और एपिग्राफिक सोर्सेज देखिए, एपिग्राफिक सोर्सेज का मतलब होता है हिस्टोरिकल सोर्स कंसिस्टिंग ऑफ टेक्स्ट, डिक्रीज और रिकॉर्ड्स इंस्क्राइब्ड और ड्यूरेबल मटेरियल, जैसे पत्थर या रॉक सच एज स्टोन, मेटल प्लेट्स और रॉक सरफेसेस। भीमबेटका का आपने सुना होगा, आज तक बहुत पुराने टाइम में वो पेंटिंग्स की गई थी। और उस टाइम इतना ज़्यादा डेवलपमेंट सिविलाइजेशन नहीं हुई थी, लेकिन आज तक वो पेंटिंग्स भीमबेटका केव्स के अंदर हैं। तो डायरेक्ट एविडेंस हमें मिलता है पास का। आप ये देखिए, ब्राह्मी जो स्क्रिप्ट थी, ब्राह्मी लिपि, उसमें ये गुप्ता पीरियड को माना जाता है द गोल्डन पीरियड ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो ये इसको बहुत सी अभी लैंग्वेजेस डिकोड नहीं हुई हैं। जेम्स प्रिंसिप एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे और एक्सपर्ट थे। ऑलमोस्ट पागल हो गए थे क्योंकि वो पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे विद हिज टीम। वो अभी तक डिकोड नहीं हुई है मोहनजोदाड़ो। अगर वो डिकोड हो जाए तो और भी कई राज सामने आएंगे। कन्नड़ इंस्क्रिप्शन आप देखिए, कृष्णदेव राय, द अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल, प्रसन्ना विरूपाक्ष टेम्पल, हम्पी। हम्पी टेम्पल बहुत फेमस है, जबरदस्त। फिर ये सिक्के, ठीक है, न्यूमिस्मैटिक सोर्सेज। तो करेंसी सिक्के जो होते हैं, आज भी कहीं खेत में अगर सिक्के निकल आते हैं तो लोगों में हलचल मच जाती है। कुछ लोग चुपचाप उनको बेच देते हैं, बट क्योंकि ये गवर्नमेंट का राइट है तो वो सीज करते हैं और फिर उसके हिसाब से जैसा होता है उनका मुआवजा। तो उससे सिक्कों से हमें पता चलती है, जैसे किंग किंग समुद्रगुप्ता, अगर मुझे याद है तो शायद वीणा बजाते हुए है इनका ये जो स्केच एक तरह से बना हुआ है, 4th century CE। और बड़ा महंगा ये कॉइन है। अगर कोई इसका ऑप्शन ऑप्शन तो खैर नहीं हो सकता। फिर मुगल कॉइन, तो ये आप देखिए, शोइंग द ज़ोडिएक साइन सजिटेरियस। तो इन सिक्कों से भी काफ़ी जानकारी मिलती है, क्या ट्रेड था, क्या और भी बातें जो इन्फॉर्मेशन। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। हिस्टोरियन स्टडी द इकोनॉमी, क्रोनोलॉजी, रूलर्स, ट्रेड एटसेट्रा। एंड इस तरह से ये पूरा पॉलिटिकल साइंस, राजनीति। हर बार इसको गलत कहना ज़रूरी नहीं है, बट स्टडी ऑफ गवर्नेंस विच इन्फॉर्म्स अस हाउ एंड वाई पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस, यहाँ पे साइंस वर्ड ऐड हुआ है। डिसीजन किस तरह से ली जाएंगी, पॉलिसीज कौन सी ली जाएंगी। इट इज़ अ स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, गवर्नमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट। तो जो भी नेशन के बारे में, लोगों के भले के बारे में, फॉरेन पॉलिसी एंड जो भी और चीज़ें हैं, इसके जो स्टडी करते हैं, जैसे इंडिया में पंचायत राज सिस्टम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू गिव द बेनिफिट टू द विलेजर्स। तो पंचायती राज सिस्टम, ग्रास रूट डेमोक्रेसी,
बाय गिविंग सिटीजन्स अ वॉइस इन लोकल डेवलपमेंट प्लानिंग। ये हो गया। फिर पॉलिटिकल पावर एग्जिस्ट, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, लास्ट पार्ट। ऑलरेडी वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन चैप्टर इंट्रोडक्शन है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको रीडिंग हैबिट डेवलप करनी ही पड़ेगी 9th में। ठीक है, ये चीज़ विदाउट रीडिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये चैप्टर की लैंग्वेज, इसमें कुछ वर्ड्स हैं, पेंसिल लेकर बैठिए और सर्कल करके उसका मीनिंग भी साथ में लिख लीजिए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। थैंक यू।